अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेंजीन के टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक के अंदर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को समझने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमने फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स का बनना, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम साइज़, सेम शेप और सेम एनर्जी के होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास तीन किस्म की हैं, sp3 है, sp2 है और sp है। अब हम जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके टॉपिक को बिल्कुल मुख्तसर सा करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, हमें पता है कि हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन अटैच है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p2 और ये ग्राउंड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ये आपका जंप करके जाता है और जब एक जंप करके जाता है तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो 2s2 2px 2py और 2pz। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बुनियादी तौर पर इन एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना। अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो sp2 हाइब्रिडाइज में एक s और 2p कंबाइन होते हैं और 2p कंबाइन होने के बाद आपके पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। यानी ये नए ऑर्बिटल बने, इनकी शेप भी सेम है, इनकी साइज़ भी सेम है और इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या है आपके पास सेम है। और इसके अंदर एक जो है वो आपके पास pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हम कार्बन की पढ़ते हैं तो उसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन 4 में से 3 sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और एक जो होता है वो आपका अनहाइब्रिडाइज होता है। और जहाँ कहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहाँ पर आपके पास ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ट्रायगोनल फैशन, जिसके अंदर उनके दरमियान एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक है। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स में से 3 जो है वो ट्रायगोनल हैं और ये एक आपको नज़र आ रहा है, ये एक इन 3 के क्या है परपेंडिकुलर। जैसे ये आपको मैंने यहाँ अरेंज करके दिखा दिया, 3 है ये इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब जो pz ऑर्बिटल होगा ये इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस तरह करके। ठीक है, ये इस तरह करके होगा परपेंडिकुलर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारे पास ईच कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ईच कार्बन इज़ कनेक्टेड टू 3 कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम। यानी बेंजीन के अंदर हम देखें तो ये हमारा बेंजीन जो है वो हेक्सागोन की फॉर्म में होता है और हर कार्बन जो है वो 3 एटम के साथ अटैच होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल 3 एटम के साथ अटैच हो तो वैस्पर में हम पढ़ चुके हैं उसकी जो शेप होती है वो ट्रायगोनल होती है और उसके दरमियान एंगल जो होता है वो आपका 120 डिग्री का होता है और हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है। ठीक है, अब पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं 2 कार्बन एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर टोटल जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो देखें, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपका ये आ गया पहला। ठीक है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ये आ गया और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इस कार्बन के पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये आपका यहाँ पर आ गया और इस तरह से ये आपका यहाँ पर आ गया। इसी तरह से इसके पास भी होगा तो एक यहाँ पर आ गया, ये एक आपका ये यहाँ पर आ गया और एक जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। इसी तरह से इसके पास भी होगा तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये यहाँ पर ओवरलैप और ये आपका यहाँ पर ओवरलैप।
इसी तरह से यहाँ पर ओवरलैप, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप और ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर इसके साथ ओवरलैप। अब ये जो है यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है और ये जो है आपका यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ओवरलैप विद 2 कार्बन एटम, यानी ये 3 इसके पास मौजूद हैं, 3 में से 2 जो है वो बराबर वाले कार्बन के साथ, यानी ये एक इसके साथ ओवरलैप किया और ये एक इसके साथ ओवरलैप किया, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ आपके पास ओवरलैप करता है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन के साथ जो है वो आपके ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी 1sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s हाइड्रोजन एटम। अब इसके बाद जो एक रह गया ये वाला, ये 3 में से जो 2 तो कार्बन के साथ ओवरलैप हो गए, बाकी एक जो है वो आपका हाइड्रोजन के साथ क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो इसमें हमने देखा कि ये जो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, अब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं उनमें से 2 जो हैं वो बराबर वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करते हैं और एक जो है वो आपका हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको हमने देख लिया। अब हम अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को देखते हैं कि ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप देखें कि जो आपके पास 6 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर, जैसे ये यहाँ पर आपको नज़र आ गया, तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, ये इसके यहाँ परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके आपके पास परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा ये 6 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उनके बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होता ये है कि ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, जाहिर सी बात है ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास, जैसे ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ये आपका बेंजीन का रिंग आ गया, ये यहाँ पर, 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 ठीक है। अभी जो p ऑर्बिटल हैं ओवरलैप इन पैरेलल मैनर, यानी ये इस तरह करके यहाँ पर आपका ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ये इस तरह करके ओवरलैप करते हैं। अब सपोज मैं इसको नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये इसके साथ ओवरलैप करते हैं यूं करके, और यहाँ पर एक ऑर्बिटल मौजूद है और ये आपस में दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। p ऑर्बिटल ओवरलैप इन पैरेलल मैनर विद नेबरिंग p ऑर्बिटल, यानी ये वाला इसके बराबर के साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है। अब सवाल ये है क्या ये दोनों इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं, ये आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुसलसल जो है ये आपके इसमें हैं और ये इसके साथ भी ओवरलैप करते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर भी मूव कर रहे हैं इस तरह करके, और ये जो पाई ऑर्बिटल हैं ये नीचे वाले के साथ भी इस तरह करके मूव कर रहे हैं। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसी 2 पहले और दूसरे कार्बन एटम के साथ नहीं है, बल्कि ये मुसलसल जो हैं वो आपके ऊपर भी और नीचे भी जो आपके पास है वो मुसलसल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन बेंजीन मॉलिक्यूल बिकम मोर स्टेबल, यानी अगर हम अल्कीन्स को देखें, अल्कीन्स के अगर एडिशन कराएं, ब्रोमिनेशन करवाएं, तो अल्कीन जो है वो आसानी से नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर के ऊपर एडिशन, यानी ये डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। और डीकलराइज होने के बाद आसानी से रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये आसानी से एडिशन रिएक्शन शो कर देता है। लेकिन जबकि अगर आप बेंजीन को देखें और बेंजीन को अगर आप इसकी एडिशन करवाएं तो बेंजीन नॉर्मल कंडीशन पे इट शोज़ नो रिएक्शन, ये किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये ऑर्डिनरी कंडीशन में जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता। तो स्टूडेंट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, ये आमतौर पे पेपर में आती है स्ट्रक्चर के साथ। तो ये इसका एक सवाल है जिसमें आपसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को लॉन्ग के अंदर पूछा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास है एक्सरेज स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। एक्सरे स्टडीज़ का मतलब क्या है कि देखें, एक्सरे हमें बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जिनमें से एक चीज़ ये है कि बेंजीन को अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके दरमियान आपने अगर बॉन्ड लेंथ को मालूम करना है तो एक्सरे बहुत आसानी के साथ आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बता देती है।
तो एक्सरे के एनालिसिस से ये बात पता लगी, बेंजीन हैज़ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, और गोनल का मतलब क्या होता है कॉर्नर्स। ठीक है, 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और रेगुलर का मतलब ये होता है कि जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड, ये जितनी भी बॉन्ड्स हैं, ऑल दीज बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, बेंजीन का रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइन सेम प्लेन, यानी ये जितने भी हैं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में होने का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास ये 3 आपको नज़र आ गए, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, और ये तीनों की तरह ये भी इस प्लेन पे मौजूद है, ये भी। ऐसा नहीं है कि कोई एटम ऊपर की तरफ है और एक एटम आपका नीचे की तरफ है, ऐसा नहीं है। जितने भी हैं वो सारे प्लेन में। आप इसको कैसे भी करके देख लें, आप इसको यूँ करके देख लें, तब भी ये एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, और ऑल एंगल आर 120 डिग्री। जितने भी एंगल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल जो हैं आपको 120 डिग्री के नज़र आ रहे हैं। और ये इस बात का प्रूफ है कि हाइड्रोजन जो है वो आपका हेक्सागोनल है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो बताती है कि रेगुलर है। ठीक है, ऑल एंगल आर 120। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ इसमें देखी गई, जब हमने कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ को देखा, ठीक है, तो हमें ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये हमें जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ये हमें नज़र आई 1.397 एंगस्ट्रॉम। और जब हमने कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को देखा तो वो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ थी वो आपको 1.09 एंगस्ट्रॉम मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो एक्सरे एनालिसिस सी, एक्सरे की स्टडी सी इसकी बेंजीन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें कुछ आप जो है वो डेटा आपको दिया गया है, इसमें आपको नज़र आ रहा है जो अल्केन होते हैं, अल्केन के अंदर जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और अल्काइन की जो होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इस अगर बेंजीन में आप देखें, अभी जो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है, अगर यहाँ बॉन्ड लेंथ हमारी 2 बॉन्ड लेंथ आती 1.54 और 1.34, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब हमने कार्बन कार्बन की बॉन्ड को देखा तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 है। 1.397 का मतलब क्या है, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट है, इन दोनों के जो है वो बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इस बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास जो हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये किसी 1-2 कार्बन के बीच में मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है, अगर यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड होती, यहाँ डबल बॉन्ड होती और यहाँ डबल बॉन्ड होती, तो हमारे पास जो है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.4 एंगस्ट्रॉम भी आती है एक्सरे के अंदर, और हमारे पास जो है कार्बन डबल बॉन्ड भी आती जो हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम होती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास वो बॉन्ड लेंथ आ रही है, कितनी आ रही है, 1.37। इसका मतलब यहाँ पर ना डबल बॉन्ड है ना बल्कि सिंगल बॉन्ड है, बल्कि इंटरमीडिएट है। और ये जो बॉन्ड है ये आपके पास इंटरमीडिएट है सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान। ठीक है, अच्छा, जब भी हम कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं तो हमें पता लगता है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो 2 है, और जब हम अल्काइंस के अंदर देखते हैं तो हमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 नज़र आता है। लेकिन जबकि हम बेंजीन में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1.5। और याद रखें 1.5 जब भी होल नंबर में कहीं बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पर महसूर नहीं है, बल्कि वो मुसलसल जो है वो ऊपर और नीचे मुसलसल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यही वजह है कि बेंजीन की जो डीलोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन का मूव करना है, रिजल्ट इन लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। अब इसका मतलब क्या है
कि जब भी हमारे पास ये डीलोकलाइजेशन होती है तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है, और यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह मौजूद है तो अनस्टेबल है, और ये जो मॉलिक्यूल स्टेबल है वो इसी पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, और पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसका स्टेबल होना वो, और स्टेबल क्यों है? स्टेबल इसलिए कि जब भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो उनमें लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी, एनर्जी भी कम होगी, और स्टेबलाइजेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट, एक्सरे एनालिसिस ने हमें ये बात समझाई कि हमारे पास बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शीट्स की फॉर्म में ऊपर और नीचे जो है वो मुसलसल मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये एक सवाल आता है, इसके अंदर हमने एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर को डिस्कस करना होता है, ये इसके अंदर एक टॉपिक है। अब स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेजोनेंस मेथड। यानी हम रेजोनेंस मेथड में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को हम समझ रहे हैं। पहले हमने एक्सरेज एनालिसिस के ज़रिए समझा, जिसके ज़रिए हमें पता लगा कि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास है रेजोनेंस मेथड का है। ठीक है, अब सबसे पहले रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस बुनियादी तौर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। जैसे ये बेंजीन है, अब बेंजीन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर पाई ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक जो पेयरिंग स्कीम बनती है वो ये बनती है कि ये आपके पास इस तरह करके हो। ठीक है, यानी पहले, अब इसको नंबरिंग तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो तमाम कार्बन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि पहली पेयरिंग स्कीम इन इलेक्ट्रॉन्स की जो हमने बनाई वो बनाई किसके दरमियान? पहले और दूसरे के दरमियान। दूसरी हमने जो बनाई वो बनाई दूसरे और तीसरे के दरमियान। ठीक है, और हमने बनाई किसके दरमियान? छठे और पाँचवें के दरमियान। तो ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बॉन्ड बना सकते हैं, फिर यहाँ पर भी बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों पेयर यहाँ पर भी दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों इस तरह करके बॉन्ड बना सकते हैं। ये एक पेयरिंग स्कीम बन सकती है। एक पेयरिंग स्कीम ये बन सकती है कि ये दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएँ, ये ओवरलैप कर जाएँ और ये ओवरलैप कर जाएँ। इस तरह से ये आपस में ओवरलैप कर जाएँ, ये ओवरलैप कर जाएँ और ये ओवरलैप कर जाएँ। ये जो हमारे पास पॉसिबल पेयरिंग है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान हम जो है वो डबल एरो इस तरह करके लगाते हैं। ये जो डबल एरो है ये रेजोनेंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑप्टिंग ड्यूरिंग द रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये हमारे पास जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम कहते हैं रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इसमें अब याद रखिएगा ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये बेंजीन का रियल, यानी हम ये नहीं कह सकते कि बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ बुनियादी तौर पर आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैं, यानी कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर हैं, यानी बेंजीन की स्ट्रक्चर को शो करने में की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने में ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे कि एक आदमी है, वो जो है वो हंस रहा है तो ये उसकी एक स्ट्रक्चर है, अगर वो रो रहा है तो ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर वो बहुत खुश है तो वो एक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी मिसाल एक और है, जैसे मिसाल के तौर पर हम फास्ट बॉल कराते हैं तो उसके अंदर बॉल जो है वो स्विंग कर रही होती है, बॉल जो है वो घूम रही होती है। ठीक है, अब वो बॉल जो घूम रही है तो बॉल मुसलसल तेज़ी के साथ घूम रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कैमरे के ज़रिए उसको बहुत ही स्लो मोशन में करके देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि बॉल बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मूव कर रही है। लेकिन क्या बॉल बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके मूव कर रही होती है? बॉल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रही होती है, यानी वो एक जगह पर रुकी भी नहीं होती। इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बुनियादी तौर पर ये बता रहे हैं कि अगर हम इसको स्लो मोशन में देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर होंगे और थोड़ी देर के बाद आपको नज़र आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके
यहाँ पर मूव कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर चुके हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर चुके हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ये डिफरेंट पॉसिबल स्कीम बता रहे होते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं जो आपके मौजूद हो सकते होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात, तो यहाँ तक बात समझ आएगी। जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ रेजोनेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर हैं जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी को शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वो मॉलिक्यूल जो होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा, और इनमें से जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं इनमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई सा भी नहीं है। अब इसमें देखें, यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं जो कैक्यूल ने दिए थे, और बाकी ये जो हैं वो दीवार के स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, अब देखें ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 40% होते हैं। वैसे तो इसमें 39% होता है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 39 पे लिख दिया, और बाकी इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 7% होती है। अब 7% की होती है। अब यहाँ पर देखें, इसमें आपको देखें, इसमें जितनी भी बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं आपके पास बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर देखें जो मिडिल में आपको इस बॉन्ड नज़र आ रही है, ये वाली बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन बाकी दो बॉन्ड के मुकाबले में इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है। जब भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और इस मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करना सिस्टम के अंदर जो है वो की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए जो डेवर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बने किस तरह वो देख लेते हैं हम कैसे बनी है। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास, मैंने बताया आपको ये बेंजीन है, तो पहली जो आपके पास ओवरलैपिंग हो सकती है वो इन दोनों के दरमियान हो सकती है। ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान हो सकती है और वो इन दोनों के दरमियान हो सकती है। अगर ऐसे होगा तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगी, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी और एक बॉन्ड जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर ओवरलैपिंग इन दोनों के दरमियान हो, यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, तो यहाँ फिर जो बॉन्ड बनेगी वो डबल बॉन्ड आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगी और यहाँ डबल बॉन्ड आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे बन जाएंगे कैक्यूल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ओवरलैपिंग कैसे हो, जैसे इन दोनों के दरमियान ऐसे हो रही है, ये इन दोनों के दरमियान यहाँ पर हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये और ये, तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर हमारे पास ओवरलैपिंग ऐसी हो कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये जो दो हैं, ये वाले ये ऐसे ओवरलैप कर जाएं, ये यूँ ओवरलैप कर जाएं, और बाकी ये जो है ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये बॉन्ड ये बनेगी और ये बनेगी। तो इस तरह ओवरलैपिंग के ज़रिए हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ बॉन्ड जो हैं वो बनती, ये हमारा रेजोनेंस मेथड कहलाता है। और यही हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इसमें पेयरिंग स्कीम ये है कि पहला और दूसरा पेयर हुआ है, यहाँ पहला और छठा पेयर हुआ है, यहाँ पर आपका जो है वो दूसरा और पांचवा पेयर हुआ है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है पहला और चौथा पेयर हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दूसरा और तीसरा पेयर हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेजोनेंस मेथड है। इसके अंदर रेजोनेंस की डेफिनेशन आती है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो ये हमारे पास रेजोनेंस मेथड कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वो है हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या है। कैक्यूल ने जो सबसे पहले दिया, एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम ऑगस्ट कैक्यूल था। उन्होंने बताया कि बेंजीन हैज़ अ रेगुलर साइकिल हेक्सागोनल इन विच ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड हमारे पास मौजूद हैं। यानी उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल है इस तरह करके, ठीक है, और इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हर कार्बन के साथ जो है वो यूं करके मौजूद है। ठीक है,
ये सबसे पहले कैक्यूल का स्ट्रक्चर था। अब सबसे पहले देखें कैक्यूल ने इस स्ट्रक्चर को पेश करने में आर्गुमेंट्स क्या पेश किए। तो सबसे पहले बताया, पहला आर्गुमेंट तो ये है कि बेंजीन गिव ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी अगर बेंजीन है और बेंजीन की आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बेंजीन की सिर्फ एक ही है, एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH अटैच है पहली पोजीशन पे, OH यहाँ अटैच है, OH यहाँ अटैच है या OH यहाँ अटैच है, कोई से भी कार्बन पर मौजूद है, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऑल दीज स्ट्रक्चर आर सेम, यानी ये सारे के सारे फिनॉल हैं, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इसमें से ऐसा कोई नहीं कोई 1 फिनॉल है या 2 फिनॉल है या 3 फिनॉल है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी। जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास जितने भी हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है, सारे इक्विवेलेंट है, मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, और सारे के सारे जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो भी सेम है। अगर कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती तो हमारे पास ये प्रोडक्ट भी फिर हमारे डिफरेंट होती हैं, यानी मुख्तलिफ होती हैं। अब 6 की 6 सेम है, तो पहला बात ये समझ में आई कि बेंजीन एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, और इससे ये बात साबित हुई कि सारे के सारे हाइड्रोजन, ऑल द हाइड्रोजन आर इक्वल एंड दे आर इन रेगुलर फॉर्म। दूसरा, बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। 3 सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि पहली सब्स्टिट्यूशन तो आपकी हो चुकी है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन में आपके पास वाई यहाँ पे लग सकता है ऑर्थो की पोजीशन पर, वाई आपका मेटा की पोजीशन पर लग सकता है, वाई आपका पैरा की पोजीशन पर लग सकता है। यानी यहाँ पर देखें ये टॉलिन है, इसको हम कहते हैं टॉलिन, ये हमारा ऑर्थोजाइलिन है, ये हमारे पास पैराजाइलिन है, और ये हमारे पास मेटाजाइलिन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें 6 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक यहाँ पर भी ये वाला भी होना चाहिए, लेकिन ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये और ये दोनों के दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों प्रॉपर्टी क्या है आपके पास सेम है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नज़र आती हैं, और ये जितनी भी हैं तीनों की तीनों मुख्तलिफ हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो अलग हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि बेंजीन के अंदर डिफरेंट पोजीशंस हैं, और उन हर पोजीशन में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो इक्विवेलेंसी वो सब में बराबर। ये 2 एविडेंस है जो उन्होंने दिए, और ये सवाल भी आपसे आ सकता है कि आप जो है वो बेंजीन के आर्गुमेंट पेश करें कैक्यूल के, जिसके ज़रिए उसने ये बताया था कि हमारे पास बेंजीन जो है वो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर उन्होंने किस बेस पर जो था वो पेश किया। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएं, और इसके बाद जो डबल बॉन्ड का जो उन्होंने बताया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, यहाँ बताया था कि ये है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें देखें बेंजीन के जब उन्होंने हाइड्रोजनेशन करवाई तो हाइड्रोजनेशन करवाने में यहाँ हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हुए। अगर एक कंज्यूम होता तो इसका मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, अगर 2 होते तो इसका मतलब जो है वो 2 हैं। जब इन्होंने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई तो यहाँ पर जो है 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए। इस बात की निशानदेही थी कि बेंजीन जो है वो हमारे पास इसके अंदर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली आपके पास मौजूद है। इसी तरह से जब क्लोरीनेशन कराई तो क्लोरीनेशन कराने में भी हमको नज़र आया कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर है, आपसे कैक्यूल का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है और उसके एविडेंस पूछे जा सकते हैं कि आप ये बता दीजिए कि जो हमारे पास कैक्यूल के स्ट्रक्चर के एविडेंसेस क्या हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास है सवाल वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का आता है। ठीक है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन ऑर्डिनरी कंडीशन में किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं करता, या तो उसको आप कैटलिस्ट दें तब जाके वो कोई एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तब जाके वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो ये स्टेबिलिटी क्यों है, तो आप अभी हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि बेंजीन के अंदर जो बुनियादी तौर पर हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हम अभी एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ के आए हैं, हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक जगह के ऊपर मौजूद नहीं होते, ये कंटिन्यूसली जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, रेजोनेंस के अंदर होते हैं, यानी इनकी स्कीम जो होती है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है।
यानी इसकी मिसाल ऐसे भी है, अगर आप एक बंद कमरे में हैं तो आप अनस्टेबल होंगे, और अगर आप ग्राउंड में मूव खेल रहे हैं तो वहाँ आप ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। तो स्टेबिलिटी जो है वो की रीज़न क्या है? ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन मुसलसल जो है वो ऊपर और नीचे जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब स्टेबिलिटी को जो हम डिटरमाइन करते हैं वो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम जो है वो मालूम करते हैं। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है कि जब हम किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को, यानी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके अंदर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो 1 मोल ऐड होने पर जो भी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अगर हम अल्कीन के अंदर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं, उसके ऐड होने पर जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो हम कहेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने क्या लिया, ये एक मॉलिक्यूल लिया साइक्लोहेक्सीन का। ठीक है, इस साइक्लोहेक्सीन के मॉलिक्यूल की हमने हाइड्रोजनेशन करवाई। जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई तो यहाँ पर इसका जो हीट ऑफ एनर्जी आई वो -119 किलो जूल पर मोल आई, यानी एल्कीन के बारे में तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा ही इसके अंदर क्या है, कम है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने डेल्टा एच यानी ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन मौजूद था। जब उन्होंने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई तो कैलकुलेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, यानी जब आपने एक की निकाल ली तो आपने कैलकुलेशन की कि एक के लिए -119 है, तो जाहिर सी बात है 2 हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी तकरीबन 239 होगी। तो कैलकुलेटेड हमारे पास जो थी वो -239 थी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली, यानी लैब में इसके हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की, वो तकरीबन -230.5 थी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंट के दरमियान, यानी हमारी एक्सपेक्टेड ये थी कि हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो तकरीबन 239 आएगी, लेकिन यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई वो -231 पॉइंट आई, यानी दोनों के दरमियान डिफरेंस जो था वो 7.5 किलो जूल पर मोल का था। तो अब ये जो डिफरेंस है, अब इसमें याद रखिएगा, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होती है वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होना इस बात की निशानदेही है कि ये जो आपका जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड से कम है। तो कंपाउंड कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन कंपाउंड कंटेनिंग आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। यानी अगर आप देखें यहाँ पर है कॉन्जुगेटेड कहते हैं जब एक बॉन्ड छोड़कर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ये आइसोलेटेड, इसके बराबर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है ऑल्टरनेट छोड़कर, ना इसके बराबर में छोड़ के है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड्स हों जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हों तो वो आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ आपको डिफरेंस स्टूडेंट यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल हमारे मौजूद है, इस मॉलिक्यूल की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 239 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 231 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें देखें, यहाँ देखें, अब आपने हाइड्रोजनेशन करवाई, इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू -199 थी। अब यहाँ पर देखें, अब हमने कैलकुलेशन की, अंदाज़ा लगाया, तो उस अंदाज़े लगाया कि यहाँ पर जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी 239 है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखा तो हमें नज़र आया कि इसकी जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी कम थी। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है। तो जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो देखा किसके अंदर जो है वो ट्राई 135 साइक्लोहेक्साट्राइन में देखा। अब देखें, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये एक जगह रुक सकते ही नहीं। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है। तो हमने इसकी कैलकुलेशन की कि एक हीट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 119 है, तो 3 की जो है वो 358 होगी। ठीक है, अब इसके मुकाबले में हमने क्या लिया, बेंजीन को लिया। जब हमने बेंजीन को लिया तो हमारे पास बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजन थी वो -208 किलो जूल पर मोल आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया
तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है -358। इतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन जब हमने बेंजीन को देखा तो बेंजीन में हमने देखा कि यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ रही थी वो -208 किलो जूल पर मोल आ रही थी। तो इसका मतलब तो पहली बात तो यही है कि जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड के दरमियान डिफरेंस निकला वो 150.5 किलो जूल पर मोल निकला। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल कंपाउंड बेंजीन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये हमारी क्या कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो बेंजीन का मॉल इज़ मोर स्टेबल दैन 135 साइक्लोहेक्साडाइन, जो आपका जो है वो हाइपोथेटिकल है। तो अब इसमें हमें बात समझ में आई कि स्टेबिलिटी का ताल्लुक रेजोनेंस एनर्जी के साथ है। जो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो स्टूडेंट ये सवाल आता है जिसके अंदर आपने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को जो है वो डिस्कस करना होता है और रेजोनेंस एनर्जी की भी डेफिनेशन हमसे पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर हमने जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो आप अच्छी तरह से समझें। इसमें से सवाल जो बनेगा वो मैंने मेंशन कर दिए हैं असाइनमेंट के अंदर, इसको पहले देखें और फिर आप जो है वो इसको असाइनमेंट को सॉल्व करें।